क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या दे रखा है। 1 घंटे के पश्चात किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की शेष सक्रिय मात्रा क्या होगी जिसकी अर्धायु जो है वो 20 मिनट है। यानी हर 20 मिनट के अंदर में कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है अपनी प्रारंभिक अवस्था का आधा रह जाता है। 1 घंटे के पश्चात शेष मात्रा। आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता रखा है कि रेडियो एक्टिव डीके में दो फॉर्मूले होते हैं, T इज इक्वल्स टू N इंटू टी, N अपॉन N नॉट इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर हो गई हमारे पास N। अब देखिए टोटल टाइम दे रखा 1 आवर का, तो मैं इसको यूज करूं तो आपके पास में T इज इक्वल्स टू 60 मिनट हो गया हमारे पास। अर्धायु जो है वो आपके पास में हो गई 20 मिनट, 20 मिनट का समय हो गया। अब N इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा, T अपॉन T, ये बन जाएगा 60/20। आप कहोगे 3 अर्धायु जो है वो क्रॉस हो चुकी है। अब इस N की वैल्यू को उठाकर यहां पुट करना है, तो हम कहेंगे N अपॉन N नॉट इज इक्वल्स 1/2 की पावर N यानी 3। आप कहोगे 1/8। इसका मतलब क्या है, ये पूछ रहा है शेष मात्रा कितनी है, तो शेष मात्रा होगी 1/8। तो 1/8 देखिए ए ऑप्शन। अगर मान लो ये पूछता कि कितनी मात्रा विघटित हो गई है, अगर मान लो ये पूछता विघटित मात्रा, हालांकि यहां तो घुमा के नहीं दिए, ऑप्शन एग्जाम में आ सकता है। विघटित क्या करोगे, 1 माइनस जो शेष बची मात्रा है 1/8, आपका आंसर आएगा 7/8। परंतु शेष मात्रा पूछी है तो 1/8, 21वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास ए ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ए और बी दो रेडियो एक्टिव नाभिक है जिनमें ए अल्फा उत्सर्जित करता है और बी जो है वो बीटा उत्सर्जक है। इससे अल्फा उत्सर्जित हो रहा है डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम और इससे बीटा उत्सर्जित हो रहा है 0-1। क्लियर। उसके क्षय नियतांक लेमडा दे रखा आपको 1:2 है। ठीक है। किसी समय टी पर ए और बी के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा हुआ है। किसी क्षण पर अल्फा और बीटा की प्राप्त करने की प्रायिकता समान है। अब यहां ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में आप लोगों को दे रखा है कि दोनों के लेमडा दे रखे हैं, तो हमने कहा लेमडा ए अपॉन लेमडा बी, इसकी वैल्यू है 1/2 हो गया। आपको निकालना है कि दोनों के परमाणुओं की संख्या का अनुपात बताना है, यानी Na अपॉन Nb निकालना है। अब देखिए दोस्तों, प्रोबेबिलिटी जो होती है प्राप्त करने की संख्या वो आपके पास में होती है Tn अपॉन dt। आपसे पूछे प्रायिकता कितनी होगी इसकी, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता का फॉर्मूला मैं बताऊं, ये होता है Dn अपॉन dt, जिसको आप कहते हो एकांक समय में विघटित नाभिकों की संख्या, और इसको हम क्या लिखते हैं, लेमडा इंटू एन लिखते हैं। दोनों की प्रायिकता समान है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं लेमडा ए एन ए इज इक्वल्स टू लेमडा बी एन बी। दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम हो गई, ये अल्फा का और ये बीटा का दोनों का सेम है। अब आपको चाहिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको नीचे ले आइए, ये बन जाएगा एन ए अपॉन एन बी इज इक्वल्स टू लेमडा बी अपॉन लेमडा ए। अब देखिए लेमडा ए अपॉन बी दे रखा है, हमें निकालना लेमडा बी अपॉन ए, ये बन जाएगा आपके पास में 2:1, 2:A। 22वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में ए ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। किसी पदार्थ के रेडियो एक्टिव विघटन की दर 800 विघटन पर सेकंड है। हर सेकंड में 800 न्यूक्लियस जो है वो विघटित हो जाते हैं। यदि पदार्थ की अर्धायु काल हाफ लाइफ 1 सेकंड है तो 3 सेकंड के पश्चात विघटन की दर कितनी होगी। देखिए यहां थोड़ी सी चीज दे रखी है, 800 विघटन प्रति सेकंड है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, 1 सेकंड इसकी अर्धायु है। अब मैं आपसे पूछूं 1 सेकंड पहले इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने थे, 800 थे। तो आप ये कह सकते हो इस क्वेश्चन में जो घुमा के आंकड़ा दे रखा है एन नॉट आपके पास में कितना है, 800 है। अब देखो विघटन पर सेकंड को टी से मल्टीप्लाई कीजिए, सेकंड से सेकंड कट गया, एक दे रखा 800, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 800 थे स्टार्टिंग। ठीक है। 3 सेकंड के पश्चात, और देखिए अर्धायु आपको दे रखी है इसकी 1 सेकंड, टोटल आपको पूछ रहा है 3 सेकंड के पश्चात एन की वैल्यू निकालनी है, शेष कितने बचेंगे इसमें ये निकालना है। तो सिंपल सी चीज है, फॉर्मूला होता है हमारे पास में एन इज इक्वल्स टू टी अपॉन टी। तो टी आपके पास में है 3 और ये हो गया 1, यानी 3 अर्धायु गुजर चुकी है। फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर कितना हो गया एन। तो देखिए एन अपॉन ये दे रखा 800, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है जिसमें 1000 यूज किया गया था,
1/2 इसकी पावर हो गई 3, इट विल बी 1/8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, n इज इक्वल्स टू 800/8, काट दो इसको, ये आपके पास में कितना आ गया 100, तो 100 आपके पास में परमाणु हो गए और 1 सेकंड इसकी अर्धायु है। अब आप कहोगे इसके विघटन की दर जो है वो रह गई 100 विघटन प्रति सेकंड, पर सेकंड डिसइंटीग्रेशन कितना है 100 है। तो देखिए चौथा ऑप्शन आपको करेक्ट मैच कर रहा है। 23वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास डी ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, प्लूटोनियम क्षय हो रहा है, प्लूटोनियम डीके हो रहा है, अर्धायु 24,000 वर्ष है, यानी हर 24,000 वर्ष के पश्चात इसमें परमाणुओं की संख्या आधी रह जाती है, इसे 72,000 वर्ष के लिए स्टोर किया जाता है। तो प्लूटोनियम का शेष भाग कितना होगा, रिमेनिंग, सिंपल सी चीज है, कितना भाग बचेगा। आपको जो आंकड़े दे रखे हैं वो लिख दें। टी दे रखा हाफ लाइफ 24,000 वर्ष, 24,000 वर्ष। टोटल टाइम जो आपसे मांग रहा है वो है 72,000 वर्ष, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कितनी अर्धायु क्रॉस हो चुकी, n इज इक्वल्स टू T/T हो गया, 72,000 में 24,000 का भाग लगा दीजिए आप कहोगे कि 3 आ रहा है, इसका मतलब 3 अर्धायु क्रॉस हो, 3 अर्धायु क्रॉस होने के पश्चात में शेष बचे नाभिकों की संख्या कितनी होगी। तो ट्रिक आपके पास में है n/n0 इक्वल्स 1/2 की पावर हो गया n, 1/2 की पावर कितना है 3 हो गया, इसको सॉल्व करें तो 1/8। अब आप कहोगे 1/8वां भाग रह जाएगा इसका, तो देखिए पूछा क्या है, शेष भाग पूछा है, शेष भाग कितना है 1/8। 24वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास ए ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, रेडियम की अर्धायु 1620 वर्ष है, हर 1620 वर्ष के पश्चात रेडियम आधा रह जाता है और इसका परमाणविक द्रव्यमान मास नंबर जो है ए वो 226 किलोग्राम प्रति किलो मोल दे रखा है। तब इसे 1 ग्राम नमूने से प्रति सेकंड क्षय होने वाले परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, ये निकालना आपको। आपसे पूछ रहा है कि Na एवोगैड्रो नंबर दे रखा है इतना है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ क्या पूछ रहा है, नमूने से प्रति सेकंड क्षय होने वाले परमाणुओं की संख्या, प्रति सेकंड क्षय होने वाले परमाणुओं की संख्या, तो ये आपको सक्रियता पूछ रहा है। सक्रियता एक्टिविटी का मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन परसेंट, तो इसका मतलब कुल मिला के अगर मैं बात करूं मेरे पास में जो फॉर्मूला बनेगा आर निकालना है। अब आर को कैसे क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे कितने, देन उसके बाद में आपको इसके क्षयांक की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि प्यारे बच्चों आर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में लैम्डा इंटू n0। अब लैम्डा आपके पास में है क्षयांक, टीके कांस्टेंट कहते हैं, इसको निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, अर्धायु वाला है। लैम्डा इज इक्वल्स टू हमारे पास में देखिए 0.693 अपॉन हाफ लाइफ कह सकते, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, अर्धायु होता है 0.693 अपॉन लैम्डा, जगह बदल दी मैंने। अर्धायु आपको दे रखे इतने वर्ष, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0.693 अपॉन करके अर्धायु है 1620 वर्ष है भैया, 1620 इंटू एक वर्ष में 365 दिन मल्टीप्लाई करके हो गया आपके पास में 24 घंटे इंटू 60 इंटू 60, ये बन गया आपके पास में टोटल मिला के लैम्डा। अब बात आती है मुझे वैल्यू निकालनी है n0 निकालने के लिए मोल कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो देखो ध्यान से, आपसे क्या पूछ रहा है, परमाणुीय द्रव्यमान इतना है, मोल कंसेप्ट क्या कहता है n/n0। मोल कंसेप्ट की बात करूं n/Na एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल्स टू m/mw मॉलिक्यूलर वेट। अब देखो n0 को मैंने यहां ये लिख दिया, n0 कैसा, n0 इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, इसको यहां शिफ्ट करो m/mw मल्टीप्लाई करके हो गया एवोगैड्रो नंबर। अब देखिए m कितना आपके पास 1 ग्राम है, सैंपल 1 ग्राम। mw कितना है आपके पास में, ये दे रखा 226 किलोग्राम प्रति मोल, किलो से किलो कट गया तो अपने आप ये ग्राम प्रति मोल आ गया, वैसे ही हमें ग्राम में यूज करना होता है। एवोगैड्रो नंबर आपके पास में कितना दे रखा है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब इन दोनों वैल्यूज को उठा के हम वहां डालेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, R इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन करके 1620 मल्टीप्लाई 365 मल्टीप्लाई 24 इंटू 60 इंटू 60, और ये वैल्यू हमारे पास बनी है 1, और नीचे वैल्यू आ जाएगी, देखो ये आपके पास में आ गया 226 मल्टीप्लाई करके 6.023 इंटू 10⁻23। आगे कैलकुलेशन का पार्ट है। अगर मैं इस पूरे को सोल्व करता हूं तो मेरी जो वैल्यू बनेगी 3.61 इंटू 10�10 प्रति सेकंड, यानी पर सेकंड जो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं वो 3.61 10⁻10 है। अब ये ऑप्शन ढूंढ लीजिए, 3.6 दे रखा 3.61 10⁻10, तो आप कहोगे 25वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास ए ऑप्शन है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सी विकिरणें मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो जाती है? दिमाग में क्लियर रखना, अगर आपसे कभी पूछे कि चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब कह रहा है कि नॉर्थ और साउथ से डिफ्लेक्ट होना। और अगर कभी आपसे पूछे विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब समझना कि प्लस और माइनस से डिफ्लेक्शन की बात कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ वो जो आवेशित हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, आवेशित कण होते हैं, वही डेविएट होते हैं। अब देखिए, एक्स रेज न्यूट्रल होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, गामा रेज न्यूट्रल होती हैं, रेडियो वेव्स न्यूट्रल होती हैं, बीटा पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इसका मतलब बीटा पार्टिकल्स डेविएट होंगे किससे? मैग्नेटिक फील्ड। 26वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास सी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, 150 वर्ष के पश्चात शेष बचे ट्रीटियम का अंश होगा, यानी ट्रीटियम की हाफ लाइफ इतनी दे रखी है, किस अनुपात में बच जाएगा? तो देखिए, आप लोगों को पता है कि इसकी ट्रिक होती है T इज इक्वल्स टू N इंटू टी और N अपॉन N नॉट 1/2 की पावर N। आपने एक चीज नोट की होगी, हर बार 90% क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस क्वेश्चन द्वारा हो रहा है, इस ट्रिक द्वारा। देखिए, आपको यहाँ क्या दे रखा है? टोटल समय है 150 वर्ष, हाफ लाइफ जो है इसकी वो है 12.5 वर्ष। तो पहले निकाल दो नंबर ऑफ हाफ लाइफ हुई कितनी, 150 में भाग लगाया 12.5 का। अब इसको जब काटोगे तो लमसम ये 12 बार जा रहा है, इसमें 12 हाफ लाइफ गुजर गई। तो यहां पर n की वैल्यू 12 रखेंगे तो क्या बनेगा? n अपॉन n नॉट इज इक्वल्स 1/2 की पावर 12। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखो, ये बनेगा 1/2 की पावर 12। 12 बार सॉल्व करना है आपको इस दो को। बड़ा सिंपल सा फंडा है। आपको पता है कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 10 मल्टीप्लाई 1/4 लिख सकता हूं, 2 की घात 2 12 हो गया। 1/10 को अगर मैं 10 बार सॉल्व करूं 2 को, तो ये बनेगा 1024। कितना बनेगा मेरे पास में? 1024 मल्टीप्लाई 1/4, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बनेगा आपके पास 4096। अब इसका जो फ्रैक्शन पार्ट बच गया है 1/4096, 1/4096, 27वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास सी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, आपसे कह रहा है कि यूरेनियम 23892, इसमें से 8 तो अल्फा निकले और 6 बीटा निकले हैं। तो बताइए, अब जो नया न्यूक्लियस बना है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो कितना? पहले आपको ये क्षय निकालना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, आपसे कहा जाए यूरेनियम 238, इसको यहां किसी साइड लिख सकते 92, इसमें से 2 टाइप के उत्सर्जन हो रहे हैं। तो देखिए, 8 तो निकल रहे हैं इसमें डबली आयोनाइज्ड हीलियम और 6 निकल रहे हैं इसमें से बीटा। अब ध्यान से देखिएगा अच्छी तरीके से, इसका कितना पार्ट चल रहा है। आप कहोगे, पहले हम बात करते हैं मास नंबर की, द्रव्यमान संख्या की। यहां मान लो कोई भी एक एलिमेंट निकला, बीटा निकलने से द्रव्यमान संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है, अल्फा निकलने से द्रव्यमान संख्या 4 कम हो जाती है। 8 अल्फा निकले, 8 चौक 32, ऊपर हमारे पास क्या बनेगा? 238 माइनस 32, देखो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 206। अब आपके पास में जो मास नंबर है वो 206 है। अब बात करते हैं हम एटॉमिक नंबर की। तो देखिए, 92 पहले लेकर आए थे, अल्फा अगर निकल रहे, 8 अल्फा निकल रहे हैं तो 8 दूनी 16 कम हो जाएंगे, -16। अब बीटा जब निकलता है तो उसमें माइनस लिखा हुआ तो बढ़ जाएगा, 6 बीटा निकल रहे हैं तो प्लस करके 6 होगा। अब देखिए, -16 प्लस 6 -10 हो गया, आपके पास में आ जाएगा ये 82। अब ये तो है आपके पास में A और ये है आपके पास में Z। आपसे क्या पूछ रहा है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो निकालना है। तो देखिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर मुझे निकालने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो आप लोगों को क्लियर बताया जाता है A माइनस Z जो होता है उससे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलता। तो मैं एक काम करूंगा, 206 में से माइनस कर दिया मैंने 82, कितना बनेगा? देखो, ये बन गया 4, 20 में से 8 गया 12, 124। नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है, यही तो प्रोटॉन है। आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ये बन जाएगा आपके पास 80। रेशियो कर दो इसमें। आपको ये पूछ रहा है न्यूट्रॉन और साथ में प्रोटॉन, इन दोनों का रेशियो। तो न्यूट्रॉन आपके पास में है 124 और प्रोटॉन आपके पास है 82। जितना कट सकता उतना काट। मैं अगर 2 से काटूं तो 62 और इसको काटूं तो 41, 62/41। तो देखिए, सी ऑप्शन जो है आपके पास 28वें का करेक्ट आंसर है। छोटे छोटे क्वेश्चन से कंसेप्ट
कंसेप्चुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, अल्फा कणों की पहचान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विच वन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द अल्फा पार्टिकल्स? दिमाग में क्लियर रखना अच्छी तरीके। जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन है इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? कारण सुने इसमें। सबसे पहले ZnS की जो प्लेट होती है, इस प्लेट का उपयोग किया जाता है। अब इसको मैं एक छोटे से नाम से पुकार सकता हूं। जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन होती है इसको आप फोटोग्राफिक प्लेट भी कह सकते हो। फोटोग्राफिक प्लेट आपने देखा होगा कि आजकल तो डायरेक्ट फोटो वाला सिस्टम होता है कि मोबाइल से क्लिक किया और प्रिंटर से प्रिंट निकाल दिया। पहले नेगेटिव यूज हुआ करते थे। नेगेटिव जो थे वो जिंक सल्फाइड की कोटिंग से। ऐसा जिंक सल्फाइड को ही यूज क्यों जाता है? सबसे ज्यादा प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है, यानी सर्वाधिक प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है। मतलब क्या होगा? अगर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव पार्टिकल इस पे हिट करता है तो सबसे ज्यादा ल्यूमिनोसिटी, चमक जो है वो पैदा करता है। और नंबर सेकंड, आपने नाम सुना होगा कि रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग। रदरफोर्ड ने अपनी जो स्क्रीन थी जिसमें अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए एक स्क्रीन लगाई थी, वो भी जिंक सल्फाइड की थी। तो दूसरा रीजन हमारे पास में ये है कि रदरफोर्ड के प्रयोग में उपयोग किया गया। तो कारण मैंने आपको बताया। और सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है कि सबसे ज्यादा ल्यूमिनोसिटी डेवलप करता है। 29 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास सी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट 30वां देखिए, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता T1 समय में R1 है और साथ में कह रहा है कुछ समय पश्चात T2 समय में R2 है। यदि पदार्थ का क्षय नियतांक लैम्डा हो तो रिलेशन को छांटना। सिंपल सी चीज है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैंने सक्रियता की चीज बताई थी, यहां पर सक्रियता के बारे में पूछ रहा है, एक्टिविटी। तो आप लोगों को पता है R इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है R0 की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी हो गया। अब यहां दो एक्टिविटी दे रखा है, तो मैं आपसे कहूं T1 समय पर रेडियो एक्टिविटी R1 है इसकी, तो R1 इज इक्वल्स टू क्या होगा? R0 ई की पावर लैम्डा इंटू T1। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेम तरीके से अगर मैं कहूं T2 टाइम पे, T2 समय पर, तो ये बन जाएगा R2 इज इक्वल्स टू R0 ई टू द पावर माइनस लैम्डा T2। सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए, दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक में R1 पूछ रहा है, एक में R1, दोनों। इसमें T1 माइनस T2 लैम्डा है, इसमें माइनस दे रखा है, तो मैं R1 अपॉन R2 कर देता हूं। सबसे पहला काम, R0 से R0 कट जाएगा, बचेगा क्या? e की पावर माइनस लैम्डा T1 अपॉन e की पावर माइनस लैम्डा T2। ऊपर शिफ्ट कर दो इसको, e की पावर माइनस लैम्डा T1 मल्टीप्लाई e टू द पावर लैम्डा T2। अब देखो, ये प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों में T1 माइनस T2 मांग रहा है, T1 माइनस T2 मांग रहा है। तो अब इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं। देखो, पहले तो प्रॉपर वे में लिखूं, E लिख दिया, प्लस वाले को पहले लिखूंगा, लैम्डा कॉमन खींच दिया, T2 माइनस T1। अब ये T1 माइनस T2 मांग रहा है और T1 माइनस T2 मांग रहा है, तो मैं माइनस कॉमन खींच लेता हूं इसमें से, माइनस बाहर आएगा, माइनस लैम्डा, ये उल्टा हो जाएगा T1 माइनस T2। अब देखो रिलेशन क्या बना, R2 को यहां शिफ्ट करो, आप कहोगे R1 इज इक्वल्स टू R2 ई की पावर माइनस लैम्डा T1 माइनस T2। अब ये ऑप्शन ढूंढ लीजिए कौन सा है। T1 माइनस T2 में माइनस आ रहा है, यानी 30वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास ए ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, जीवाश्म हड्डी में अनुपात C14 और C12। आपको पता है कार्बन 14 मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई भी जीवाश्म मिलता है तो कितने साल पुराना है उसका पता किया जाता है, उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। कोई भी हड्डी मिली है, उसमें कार्बन 14 और कार्बन 12 जो है उसका रेशियो दे रखा 1/60। ठीक है, अगर C14 की अर्धायु, ये अर्थ लिखा हुआ है, अर्धायु है, हाफ लाइफ 5730 वर्ष है, तो जीवाश्म हड्डी की आयु कितनी होगी? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कितनी आपके पास में अर्धायु जो है वो गुजर चुकी है। आपसे ये कह रहा है, एक तरह से देखिए सॉल्यूशन क्या कह रहा है, C14 और C12 इनका रेशियो दे रखा है 1/60। तो मैं आपसे कहूं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो 1/2 की पावर 4, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है कि ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जाता है, n/n0 इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर n। अब इस फॉर्मूले को मैं मैच करूं इससे, तो साफ पता चल रहा है n की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 4 है। इसका मतलब 4 अर्धायु गुजर चुकी है, किसकी? कार्बन 14 की। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 4 अर्धायु पास हो चुकी, गुजर चुकी। अब मुझे बताओ, एक अर्धायु है 5730, 4 अर्धायु गुजर चुकी है, तो टोटल टाइम कितना होगा? तो टोटल टाइम कैसे निकालते हैं, n इंटू टी। अर्धायुओं की संख्या 4, एक अर्धायु हो गई 5730, मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 0
12 का 2 हासिल 1, 28, 32, 2, 20, 22, 22,920 वर्ष पुरानी वो हड्डी है। ऐसे पता करते वैज्ञानिक। अब 22,920 कौन सा है? 22,920 यानी 31वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास सी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, रेडियम तत्व की अर्धायु 1600 वर्ष है, इसकी माध्य आयु जो है, मीन लाइफ जो है वो कितनी होगी? तो देखिए कैलकुलेटिव पार्ट है और कुछ नहीं, दोनों के मैं फॉर्मूले बता दूं। अर्धायु की बात करते हैं हाफ लाइफ, 0.693 अपॉन होता है लैम्डा, पहली चीज। अब अगर मैं बात करता हूं मीन लाइफ, तो इसको औसत कह देता हूं, एवरेज कहता हूं, ये होता है 1 अपॉन लैम्डा। अब देखो लैम्डा की जगह मैं ये पुट करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी ए, ये पुट कर देता हूं। देयरफॉर टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन 1 अपॉन टी ए हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट कर दो, ये बन जाएगा 0.693 इंटू हो गया टी ए। अब निकालना क्या है? माध्य आयु निकालनी है, तो इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे, ये बन जाएगा आपके पास में देखो कितना, टी ए इज इक्वल्स टू टी हाफ अपॉन 0.693। डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते। हाफ लाइफ कितनी है? 1600, तो ये बन जाएगा 0.69। अब इसको आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2308 वर्ष। अब आप कह सकते हो इसकी जो माध्य आयु है वो 2308 वर्ष है। अब देखिए 2308 नहीं दे रखा, अप्रोक्सीमेटली दे रखा है, तो मैं लमसम इसको कह सकता हूं 2300 वर्ष। आप कहोगे 32वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास सी ऑप्शन होगा, लमसम अप्रोक्सीमेटली दे देते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, रेडियो एक्टिव क्षय में उत्सर्जित ऋण आवेशी बीटा कण जो होते हैं वो कहां से जनरेट होते हैं और कैसे होते हैं? एक चीज दिमाग में रखना, अल्फा बीटा गामा इनका उत्सर्जन नाभिकीय कणों में होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से नहीं होता है, ये न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट है। तो पहला कह रहा नाभिक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन, नाभिक के बाहर की घटना नहीं है ये बीटा, बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन, अंदर होते हैं बीटा। हालांकि दोनों सेम होते हैं, परंतु बीटा बात आ रही है तो न्यूक्लियस के अंदर की है। फिर कह रहा नाभिक के भीतर विद्यमान इलेक्ट्रॉन हो सकता है, नाभिक के भीतर न्यूट्रॉनों के क्षय से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन या परमाणुओं के मध्य टक्कर के परिणाम स्वरूप उत्पन्न इलेक्ट्रॉन। देखिए ध्यान से, यहां पर एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। सबसे पहले जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो उसका नाम इलेक्ट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन का नाम बीटा कब होता है? जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में इंटरचेंज होते हैं, बदलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैं आपसे कहूं, अगर मान लो न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो क्या होगा? तो आप कहोगे न्यूट्रॉन कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। अब इसे मुझे कन्वर्ट करना है प्रोटॉन में, तो प्रोटॉन को मैं पी लिख रहा हूं, 1 होगा। अब देखिए ऐसा कुछ रिलीज करना है जिसमें ऊपर का नंबर तो चेंज नहीं हो, द्रव्यमान संख्या, पर चार्ज 1 बढ़ जाए, तो आप कहोगे तभी पॉसिबल होगा जब ऐसा कोई पार्टिकल निकलेगा। देखो वापस इनको करोगे तो ये कट के 0 बन जाएगा। इसका मतलब जब कभी भी न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो एक पार्टिकल रिलीज करता है, इस पार्टिकल को हम कहते हैं बीटा कण। क्या कहेंगे? बीटा पार्टिकल। अब सेम इसका उल्टा पकड़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट दोनों ही बता दूं मैं आपको। अगर मान लो कभी प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, इसमें न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा, तो क्या होगा? इस बीटा का एंटी पार्टिकल डेवलप होगा। तो आप कहोगे अगर प्रोटॉन है 1 इसको मुझे न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सा काम है, इसमें एक ऐसा पार्टिकल रिलीज होगा जिसको ऐसा लिखना पड़ेगा। ये जो नीचे लिखा हुआ बीटा प्लस, इसे हम कहते हैं एंटी बीटा पार्टिकल, प्रति बीटा कण कहेंगे, एंटी बीटा पार्टिकल कहोगे। अब सवाल देखो, तो क्वेश्चन आप लेकर आए थे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बीटा कण उत्सर्जित कब होते हैं? सीधी सी बात है, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको न्यूट्रॉन क्षय भी बोल सकते हैं, न्यूट्रॉन डीके भी बोल सकते हैं। देखिए नाभिक के भीतर न्यूट्रॉन के क्षय होने से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, उनको बीटा कहते हैं। 33 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, क्या दे रखा है? फास्फोरस से सल्फर बन रहा है, बीटा क्षय में मुक्त हुई ऊर्जा कितनी होगी? सिंपल सी चीज देखिए, अगर आपको कभी भी रिलीज एनर्जी निकालनी, साथ में देखिए दोनों के मास नंबर जो है वो दे रखे हैं एएमयू के अंदर में। तो आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी में E इक्वल्स टू mc स्क्वायर में आप लोगों को बता रखा है जो एनर्जी रिलीज होगी, डेल्टा E इज इक्वल्स टू होता है डेल्टा mc स्क्वायर। अब सबसे पहली चीज बात आती है, ये m क्या है? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, इन दोनों के मास का डिफरेंस। तो डेल्टा m कैसे? सल्फर बना है फास्फोरस से, तो आप कह सकते हो कि डेल्टा m की जो वैल्यू होगी मेरे पास वो कैसे आएगी? मास ऑफ सल्फर माइनस मास ऑफ फास्फोरस। बड़ा छोटा हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, प्लस होगा तो देनी पड़ेगी, माइनस है तो रिलीज हो रही है। तो आप कहोगे डेल्टा m इज इक्वल्स टू
सल्फर जो है आपके पास में वो कितना है 31.97391 माइनस प्रोटॉन ये दे रखा 31.97207। आंकड़े थोड़े ध्यान से देखना है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो डेल्टा एम इज इक्वल्स टू कितना बनेगा, देखो आपको साफ पता 9797391 और ये है 207। इसमें से अगर मैं माइनस करता हूं तो मेरे पास में क्या चीज बनेगी, देखो 391 में से 207 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 200, ये बन जाएगा 191, 184 बन गया। तो आपके पास में बन जाएगा 0.00184। चेक कर लेना भाई, 11 में से 7 गए 4, ये बन गया 8, 8 और ये बन गया 1। ये आपके पास आ गया इतना। U का मतलब होता है यहां पर AMU के अंदर में इतना मास रिलीज हो रहा है। अब देखिए बात आती है C, तो वैसे होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, परंतु ट्रिक यूज करेंगे। आइंस्टीन ने कहा था कि अगर एक AMU क्षय हो रहा है तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो। आपके यहां पर कितना हो रहा है, आप कहोगे मेरे पास में तो डेल्टा एम जो है वो 0.00184 AMU इतना क्षय हो रहा है। तो आपको पता एक AMU में इतनी एनर्जी निकलती है, इतने AMU में कितनी निकलेगी, AMU लिख देता हूं। तो आपको सीधा सा डायरेक्ट रिजल्ट बनाना है, डेल्टा E इज इक्वल्स 0.00184 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए ऑप्शन आपको दे रखे, तो ये बनेगा डेल्टा E इज इक्वल्स टू प्लस में 1.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो मेरा जो करेक्ट आंसर बनेगा 34 का वो आपके पास में है डी ऑप्शन। नेक्स्ट 35, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित बीटा कणों की संख्या जिसके द्वारा उत्सर्जित अल्फा कणों की संख्या से दुगुनी है तो प्राप्त हुआ पुत्री पदार्थ मूल पदार्थ का क्या होगा। सिंपल सी चीज देखिए, कौन कहां से एमिट हो रहा है, X A Z, इससे क्या निकल रहा है, बीटा कणों की संख्या अल्फा से डबल है। मान लिया एक अल्फा निकल रहा है, मान लिया हमने कहा एक अल्फा निकला, इसमें He42, दो बीटा निकल रहे, तो बीटा 0 -1। अब बच्चा बोले सर एक ही क्यों माना, 4 मान सकते, अब 10 मान लो, 20 मान लो, 50 मान लो। या खेल सिर्फ जो है वो परमाणु क्रमांक का है, द्रव्यमान संख्या का नहीं है इसमें। अब देखो इससे जो भी हमारे पास में न्यूक्लियस बनेगा, ध्यान से देखना, यहां पर इसका Z जो है वो 2 है और यहां पर -2 है। इसका मतलब आप कहोगे कि Z अगर एक अल्फा निकल रहा है तो इसका परमाणु क्रमांक 2 कम हो गया, पर 2 बीटा निकल रहे तो वापस 2 बढ़ा दिया उस। इसका मतलब Z की वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्योंकि देखो +2 और -2 कट गए तो Z चेंज नहीं होगा। हाँ, द्रव्यमान संख्या चेंज हो सकती है, क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, तो आप कहोगे A - Z बनेगा। अब जरा इन दोनों को देखो ध्यान, क्या चीज पता चल रहा है, उत्तरी नाभिक मूल नाभिक का ऐसा भाग है जिसमें Z की वैल्यू सेम है परंतु A की वैल्यू चेंज हो रही है। ऐसे कण जिसमें परमाणु क्रमांक सेम रहता है और A जो है, ये Z ध्यान रखना, A परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम कहते हैं समस्थानिक। क्या कहते हैं, समस्थानिक, और इंग्लिश में आप कहोगे आइसोटोप्स। क्लियर, तो आप कहोगे आइसोटोप्स बनेंगे। पहला ही ऑप्शन दे रखा, बाकी तो सब अलग है। 35वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, एक इक्वेशन दे रखी है, इससे पूछा है कौन कौन कहां कहां कैसे रिलीज हो रहा है। देखिए ये दे रखा है ए और ये है Z+1। आपको क्लियर पता है ए की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है और Z एक बढ़ गया है, इसका मतलब एक बीटा पार्टिकल रिलीज हुआ। ठीक है, अगले वाले में देखो A माइनस तो है 4 और यहां हो गया Z-1। A की वैल्यू 4 कम हो गई और Z भी देखो 2 कम हो गया। Z+1 से 1 कम होगा तो Z बनेगा, एक और कम होगा तो Z-1। तो इसकी द्रव्यमान संख्या 4 कम हो रही है, इसका मतलब एक अल्फा निकल रहा है। तीसरा A-4 है और Z-1 है, ना तो इसका द्रव्यमान संख्या चेंज हो रही है ना इसका परमाणु क्रमांक चेंज हो रहा है, इसका मतलब गामा उत्सर्जित हो रहा है, एनर्जी निकली। तो बीटा अल्फा गामा ये क्रम आएगा, तो ढूंढ लीजिए कौन सा है, बीटा अल्फा गामा। 36वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या दे रखा है, किसी रेडियो एक्टिव नमूने की सक्रियता T बराबर 0 समय पर N0 काउंट प्रति मिनट है, यानी नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। T बराबर 5 मिनट पर N0 बटे E काउंट प्रति मिनट मापी गई है। ठीक है, कितने समय मिनटों में पर सक्रियता अपने मान की आधी हो जाएगी।
अब आधा होने के लिए जो समय लगता है उसको अर्धायु कहते हैं। इसका मतलब अर्धायु पूछना चाह रहा है। देखिए घुमा के पूछा इसने, आप कहोगे हाफ लाइफ निकालनी है, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को एक फॉर्मूला पता है कि n इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास में n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। अब आपको यहां क्या करना है, इसमें हाफ लाइफ को इंट्रोड्यूस करना है। सिंपल सी चीज है। लैम्डा की अगर मैं बात करता हूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो ध्यान से देखिएगा, टी हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू, इसको लिखा जा सकता है लॉग बेस E2 डिवाइडेड बाय आपके पास में आ जाएगा लैम्डा। अब मैं इस लैम्डा को इंट्रोड्यूस करता हूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो लैम्डा इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा आपके पास में लॉग, ये बनेगा लॉग बेस E2 अपॉन बन गया आपके पास में T1/2। अब इस वैल्यू को यहां इंट्रोड्यूस करो तो क्या बन जाएगा, देखो n इक्वल्स टू n नॉट e की पावर माइनस है। अब लैम्डा की वैल्यू कितनी है आपके पास में, ये बन गया आपके पास में लॉग बेस E2 डिवाइडेड बाय आपके पास में आ गया T1/2 इंटू हो गया इसमें ये। अब देखो इस नंबर को मैं लिखूंगा इसके साथ और ये जाएगा लॉग के लिए, तो आपके पास में क्या बन गया, n इज इक्वल्स टू n नॉट। लिखने के तरीके हैं ये, e हो गया, बाहर माइनस है, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं लॉग बेस E2 और बाहर आ गया t अपॉन T1/2। अब देखो अब माइनस है, आपको पता है कि लॉग में एक प्रॉपर्टी होती है, अगर मान लो कभी x की पावर -1 है, माइनस आगे लिख देते तो इस माइनस को वापस भी तो पावर में चढ़ा सकते हैं। तो मैं इस माइनस को पावर में लिखूं, मेरे पास क्या बन जाएगा, n इज इक्वल्स टू n नॉट e, ये बन जाएगा लॉग बेस E2, यहां हो गया पावर -1 मल्टीप्लाई करके t अपॉन T1/2। इसी की पावर माइनस होती है तो 1 अपॉन आ जाता है इसमें। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो ध्यान से, ये आ जाएगा n इज इक्वल्स टू, थोड़ी कैलकुलेटिव पार्ट है और कुछ नहीं है, ये बन गया आपके पास में e की पावर 1 अपॉन, ये बन जाएगा लॉग बेस E2 और ये बन गया यहां पर हमारे पास t अपॉन T1/2। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो नीचे आ जाएगा। तो आप कहोगे n इज इक्वल्स टू, क्यों, e लॉग बेस e कैंसिल आउट होंगे आपस के अंदर में, आपके पास बचेगा n नॉट, ये वाली वैल्यू है 1/2 और इस पूरे के ऊपर पावर में चल रही है हमारे पास में t और ये बन जाएगा अपॉन T1/2। अब जरा ध्यान से देखिएगा, n की वैल्यू कितनी दे रखी है, n नॉट अपॉन e हो जाती है, तो हम इसको लिख सकते हैं n नॉट अपॉन e कर इज इक्वल्स टू n नॉट और ये बन गया 1/2 और पावर हो गई आपके पास में t अपॉन T1/2। अब देखो n नॉट से n नॉट कट गया इसमें हमारे पास, ये जो वैल्यू बचेगी लॉग ले लेते हैं दोनों साइड के अंदर में, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है e की पावर, ये बन जाएगा -1 ऊपर आ जाएगा इक्वल्स टू 1/2 और ये बन गया t अपॉन T1/2। लॉग देते हैं दोनों साइड में, क्या बन जाएगा, लॉग e की पावर -1 इज इक्वल्स, ये पावर आगे आ जाएगी तो t अपॉन T1/2 और ये बन जाएगा लॉग 1/2। पावर आगे आ गई इसमें माइनस लॉग बेस e इज इक्वल्स टू t अपॉन, ये बन जाएगा t 1/2। अब देखो ये हमारे पास 1/2 है और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग डिवाइड में होते हैं तो माइनस में लिख सकता हूं, देखो ऐसे लिखूंगा लॉग 1 माइनस लॉग 2 लिखा जा सकता है इसको। लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है और लॉग e की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि जब लॉग लेते हैं तो वो बेस e बनता है हमारे पास, इधर बन गया -1 t अपॉन, ये बन गया आपके पास में t 1/2 और यहां पर बन गया माइनस लॉग बेस E2। अब देखो ध्यान से, माइनस से माइनस कट गया, हाफ लाइफ चाहिए इसको यहां भेज दो तो ये t 1/2 इज इक्वल्स टू t लॉग बेस E2 है। अब t क्या है, वो समय जो इसने दे रखा है, समय हमें 5 सेकंड दिया था तो इस t की जगह 5 सेकंड डाल देंगे। फाइनल आंसर मेरे पास में होगा अर्धायु इज इक्वल्स टू 5 लॉग बेस E2। अब ये ढूंढ लीजिए कौन सा ऑप्शन है आपके पास, 5 log 2, 5 log 10 दे रखा नहीं, 5 log 2, देखिए ये बन रहा है 37 का करेक्ट आंसर आपके पास ए ऑप्शन है। दिमाग में क्लियर रखें, जब लॉग लेते हैं तो 10 नहीं आता, ई आता, उसको 10 में कन्वर्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या दे रखा है, एक रेडियो समस्थानिक का क्षय नियतांक लैम्डा है, यदि किसी समय T1 और T2 पर सक्रियता A1 और A2 है तो T1 माइनस T2 समय अवधि में क्षय नाभिकों की संख्या बतानी, डिफरेंस बताना इसमें। तो देखिए जैसे आप लोगों को पता है, सिंपल सी चीज है, अगर मैं कहूं आपसे T1 समय में मैं सक्रियता की बात करता हूं, देखो सक्रियता जो एक्टिविटी होती है उसको आप ए से भी लिख सकते हो आर से भी, क्वेश्चन में ए दे रखा तो मैं कहूंगा T1 समय में सक्रियता जो है मैं लिख सकता हूं A1 इज इक्वल्स, ध्यान से देखिएगा, लैम्डा इंटू N1 लिख सकता हूं। सेम तरीके से T2 समय में सक्रियता जो है, इसकी एक्टिविटी जो है, इसको आप लिख सकते हो A2 इज इक्वल्स टू लैम्डा N2। अब क्या पूछ रहा है, T1 माइनस T2 समय में कितने नाभिकों की संख्या क्षय होगी, दोनों को डिफरेंस कर दो। T1 माइनस T2 पूछा है,
इसीलिए मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो क्या बनेगा a1 माइनस a2 इज इक्वल्स टू लैम्डा और ये बन गया n1 माइनस n। अब देखो n1 माइनस n2 क्षय होने वाले नाभिकों की संख्या है तो लैम्डा नीचे ले जाओ, आपका रिजल्ट आ जाएगा n1 माइनस n2 इज इक्वल्स a1 माइनस a2 अपॉन करके हो गया लैम्डा। अब ये ढूंढ लो कौन सा ऑप्शन, a1 माइनस a2 अपॉन लैम्डा, a1 माइनस a2 अपॉन लैम्डा। 38 का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, किसी रेडियो एक्टिव समस्थानिक X की अर्धायु 50 वर्ष है, उसके क्षय होने से Y तत्व बनता है जो स्थायी है यानी आगे डिसइंटीग्रेट नहीं होगा। किसी चट्टान के सैंपल में X और Y तत्वों का अनुपात 1:15 है तो चट्टान की आयु का आंकलन कितना किया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, आपको दे क्या रखा है इसमें, X और Y दो जने हैं तो nx अपॉन ny, इसकी वैल्यू दे रखी है 1/15। अब ध्यान से देखिएगा x कन्वर्ट हो रहा y के अंदर में तो टोटल मात्रा हमारे पास कितनी है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो ध्यान से nx इज इक्वल्स टू, इसको यहां ले जाओ इसको यहां ले जाओ तो आप ये कह सकते हो कि nx इज इक्वल्स टू 1/15 ny होगा। मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको ny इज इक्वल्स टू 15 इंटू nx। मतलब क्या हुआ, अब जो y बनेगा उसमें नाभिकों की संख्या x के मुकाबले 15 गुना होगी। अब x डिसइंटीग्रेट होके y बन गया तो आप इसको ऐसे कह सकते हो nx अपॉन nx प्लस ny की अगर मैं बात करता हूं, यानी मैं ये निकालना चाह रहा हूं x के तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 ही है, y के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने थे, वो x के मुकाबले 15 गुना थे। तो अब जो टोटल सैंपल था मेरे पास, अब x y में कन्वर्ट हुआ, ऐसा नहीं है कि पहले सिर्फ x था, y के भी कम कंटेंट है। टोटल सैंपल कितना था मेरे पास, nx की वैल्यू तो 1 है, nx की वैल्यू 1 है, ny मेरे पास में आ गया 15 गुना है 1/16। ये रेशियो है आपके, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2 की पावर 4। इससे मुझे पता चला 4 अर्धायु निकल चुकी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 4 अर्धायु जो है, हाफ लाइफ है, वो गुजर चुकी है। अब आप कहोगे एक अर्धायु कितनी दे रखी है, 50 वर्ष, और 4 अर्धायु निकल गई है, इसका मतलब टोटल समय जो है वो n इंटू टी होगा। 4 इंटू 50 आपका करेक्ट आंसर है 200 वर्ष। वो जो चट्टान है उसकी आयु है 200 वर्ष। ढूंढ लीजिए कौन सा है, 39 का बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर। टोटल सैंपल की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 15 से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। टोटल सैंपल 16 था जिसमें से अब एक बच गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कोई नाभिक ये है, एक अल्फा और 2 बीटा कण उत्सर्जित करता है तो परिणामी नाभिक कितना होगा। बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं इस टाइप के, इंपॉर्टेंट है, m है और n है। अब देखिए इससे एक तो इसमें अल्फा रिलीज हुआ, अल्फा रिलीज होने का मतलब 4 और 2, और 2 बीटा रिलीज हो रहे हैं, बीटा बोले तो 0 -1। अब जरा ध्यान से देखिए, एक अल्फा निकला, द्रव्यमान परमाणु क्रमांक 2 कम हो गया, 2 बीटा निकले तो बढ़ गया, क्योंकि +2 और -2 कैंसिल हो जाएगा। आप कहोगे नीचे तो n ही रहेगा, ऊपर बीटा निकलने से द्रव्यमान संख्या पे कोई चेंज नहीं होता है, परंतु अल्फा निकलने से द्रव्यमान संख्या 4 कम हो जाती है, तो हम कहेंगे m- होगा 5। ये हमारे पास में नया प्रोडक्ट बना। तो आप कहोगे सर ये x है कि y है कि z है, ये तो कह रहा है कि z बन रहा हमारे पास में, यहां आएगा n और यहां बनेगा m-4। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं z के रूप में मांग रहा है, ये हो गया n m-4। ढूंढ लीजिए कौन सा है, m-4 है, नीचे मैच नहीं कर रहा, m-4 नीचे मैच कर रहा है, m-6 40वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास सी ऑप्शन है दोस्तों।